नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। क्रैकेट लेट्स बिगिन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था। आज हम अपने लेक्चर को उसके आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रैकेट नाउ लेट्स बिगिन। देखिए जरा, हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था वो था कूलॉम्स लॉ। आप सभी लोगों को पता है, हमने इसके बारे में जाना था। और इस टॉपिक में हमने देखा था कि जब दो चार्जेस होते हैं, उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, जो उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के बेसिस पे निकाला था। लेकिन वो फोर्स कहाँ पर, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की थी कि वो फोर्स जो था, फोर्स इन वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर में, किन के बीच में, बिटवीन द चार्जेस। हमने इसी के लिए तो पढ़ा था। और हम लोगों ने फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन एयर को देखा था कि वो क्या निकल के आया था। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और अगर चार्जेस है Q1 और Q2 और उनके बीच का मॉड लगा दिया था, मॉड अपॉन आर स्क्वायर, अगर उनके बीच की डिस्टेंसेस है r। और इसको हमने माना था फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर इन्हीं दोनों चार्जेस को हम कहाँ पर रख दें, किसी मीडियम में रख दें, तो मीडियम में रखने के बाद जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे। तो जब मीडियम में रख दिया जाता है तो उसका एक कांस्टेंट भी उस फोर्स में इंक्लूड हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसी की हम आज स्टडी करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात होगी, यानी जब मीडियम में चार्जेस को रख दिया जाएगा, तो उनके बीच की जो ये परमिटिविटी है, जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल रहे थे, इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। लेकिन ये परमिटिविटी अब बदल जाएगी और ये परमिटिविटी किसकी हो जाएगी, मीडियम की। और मैंने आपको बताया था कि मीडियम की परमिटिविटी को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से। यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एप्सिलॉन है वो क्या हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो चलिए देख लेते हैं आज कि किस तरीके से हमारा टॉपिक आगे बढ़ता है। देखिए जरा, यहाँ पर हमने क्या देखा, एक हमारे पास मीडियम था, हमने मान लिया कि वाटर था। यहाँ पर हमने क्या किया, वही दोनों चार्जेस को हमने इनके बीच में रख दिया, इसी मीडियम में। तो आप देखो, वहां पर इन दोनों ही चार्जेस के बीच में क्या था, इन दोनों ही चार्जेस के बीच में वहां पर क्या था, एयर या फ्री स्पेस। लेकिन अब इनके बीच में क्या है, ये कोई मीडियम है, जैसे हमने मान लिया कि ये वाटर है। तो इनके बीच में जो वाटर है, तो इसका कोई कांस्टेंट होगा, ये भी तो अपना इफेक्ट लगाएगा उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा। तो हमने मान लिया कि इसका हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मान लिया, के मान लिया। तो जब फोर्सेस लगेगा इनके बीच में, यानी कि जब ये दोनों चार्जेस होंगे तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, तो ये मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये भी तो इफेक्ट डालेगा ना। तो ये जो इफेक्ट डालेगा उसी की हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। तो हमने क्या देखा कि इनके बीच में जब फोर्स लग रहा था तो वो था फोर्स इन एयर या फोर्स इन वैक्यूम। तो एक काम ना करें, हम इसको शॉर्ट में लिख ले एफ ए। क्या हम इसको शॉर्ट में एफ ए नहीं लिख सकते हैं, एफ ए मतलब फोर्स इन एयर। और एप्सिलॉन नॉट को क्या हम परमिटिविटी ऑफ एयर नहीं लिख सकते हैं, यानी पी ए। जरा बात समझना, क्योंकि ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा। और एप्सिलॉन को हम बाद में मान लेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीडियम की परमिटिविटी है इसलिए। अब जरा देखो, ये तो था फोर्स इन एयर। अब हम दूसरा देख लें कि फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, यानी कि फोर्स इन मीडियम किन के बीच में, बिटवीन द सेम चार्जेस। यानी वही जो हमारे पास चार्ज है
उन्हीं के बीच में, मीडियम में इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, तो हम इसको मान लेते हैं एफ और नीचे लिख देते हैं स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या है, मीडियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, हमने इसको क्या मान लिया, एप्सिलॉन। और चार्जेस क्या है, चार्जेस तो वही है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमने क्या मान रखी है, वही है। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, डिस्टेंस भी क्या है, वही है। तो हमने क्या मान लिया, इस तरीके से होगा कि नहीं, जहां पर वेयर वेयर जो एप्सिलॉन होगी वो क्या होगी आपकी, आपको हम ऊपर दिखा चुके हैं। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए आगे देख लेते हैं, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो फोर्स इन मीडियम होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो फोर्स इन एयर है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है फोर्स इन ईयर में, और फोर्स इन मीडियम में हम इसको भी शॉर्ट में लिख लेते हैं। मैं ये शॉर्ट में क्यों लिख रहा हूँ, इसकी वजह आपको अभी पता पड़ जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो इसको हमने फोर्स इन मीडियम लिख लिया। यहाँ पर एप्सिलॉन है मीडियम में, और यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब आप अपने दिमाग में इन दोनों ही इक्वेशंस को जरा दिमाग में रखना, तो देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो फोर्स इन एयर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें डिवाइड कर देते हैं किसका, सेकंड का। तो आप देखो जरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या था, फोर्स इन एयर था, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं इसको, या F अपॉन एफ एम। अब देखो जरा हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, आप लोग पीछे बैक करके देख सकते हैं। जो पहली इक्वेशन में फोर्स था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर एयर की बात हो रही थी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर दूसरी जो इक्वेशन फोर्स एंड मीडियम थी वो क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो थी ना। अब हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दोनों ही कट रहे हैं। 4 पाई अपॉन में ये भी कट रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, क्या हम इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं, एफ अपॉन एफ एफ इज इक्वल टू क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट। क्यों मैंने 1/एप्सिलॉन नॉट क्यों कहा, अब देखो जरा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये तो ऊपर ही है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इसको हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर अपॉन में करेंगे, क्या अपॉन में क्या आएगा, 1/एप्सिलॉन। अब आप सोच रहे हैं भाई ये एप्सिलॉन कहाँ से आ गया, फिर से देखो जरा, ये जो है वो 1/एप्सिलॉन ही तो है। अब क्या हो गया, हम इसको कोई क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक का समय आ गया। क्या हम इसको क्या लिखते हैं, एफ ए, और इसको क्या लिखते हैं, एफ एम। देखो जरा जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसको क्या लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको क्या लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। बात समझ में आई कि नहीं। तो देखो जरा, क्या हम इन दोनों ही पार्ट्स को निकाल लें, इन दोनों ही पार्ट्स को निकाल लें, और इन दोनों को निकालने के बाद क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, यानी एफ अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हुई। चलिए अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, जरा चीज़ों को देखना किस तरीके से ये चीज़ क्लियर होने वाली है। अब हम इस पूरे के पूरे पार्ट को मान लेते हैं के, और इसी को बोला जाता है क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम।
किसी भी मीडियम का। अब ये मीडियम का है तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या, c² अपॉन nm²। पीछे देख लो अगर आपको समझ में ना आया हो तो देखो इसी को बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो जरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो कैसे बनेगी, मैं आपको अब बेसिकली ये बात बताने वाला हूं। देखो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब इसको देखो, यानी कि इसको देखो, बात तो वही है। अब या तो फिर इसको देखो, तो फिर इसको भी देखो, बात तो वही है ना। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या बनने वाली है, हम अब वो डेफिनेशन देखने वाले हैं और इसको ट्रिक से समझेंगे। देखो जरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर आप देखें, आप डिफाइन क्या करेंगे कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों के जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, if two charges are separated by a distance small r, then the force in air between them and the force in medium का रेशियो जो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप याद कैसे करेंगे, इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं, ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरुआत से ही लेके चला हूं। क्या, देखो जरा पहले सोचो, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। मैंने क्या कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो देखो इसकी क्या हम डेफिनेशन इस तरीके से नहीं कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन होगी क्या, कि पहले एयर आती है उसके बाद एफएम बजता है। देखो फोर्स इन एयर यानी पहले हवा आई तभी तो एफएम बजा, एफएम बाद में तो नहीं बजा। तो पहले हवा आई इसलिए हवा ऊपर और एफएम नीचे। अगर आपको पूछा जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर एंड द फोर्स इन मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस और द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी पहले क्या आई, पहले हवा आई, फिर क्या हुआ, बाद में एफएम बजा, एफएम बजा, यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दूसरी इसकी हम एक और ट्रिक क्या देख सकते हैं, K इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, यही तो कहा गया है, आप देख पा रहे होंगे, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। अब आप इसको ट्रिक से कैसे समझ सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या आप ऐसे सोचो, पीएम बड़ा होता है कि पीए, यानी प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है कि उसका पर्सनल असिस्टेंट बड़ा होता है। निश्चित तौर पर प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है, उसका पर्सनल असिस्टेंट कैसा होता है, छोटा। तो पीएम ऊपर और पर्सनल असिस्टेंट कहाँ बैठेगा, नीचे बैठेगा। तो आई होप कि ट्रिक से आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, यानी पीएम अपॉन पीए, यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन लिखने को बैठे तो क्या कह देंगे, हम इसको पहली डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस क्या कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या इसकी एक और डेफिनेशन कह सकते हैं क्या, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ क्या, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, कुछ भी कह सकते हैं। यहां पर भी एयर की जगह आप फ्री स्पेस या वैक्यूम कह सकते हैं, ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्जेस, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और देखो ये कांस्टेंट है इसलिए इसकी कोई भी वैल्यू
नहीं होती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं यहीं पर, क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। तो वैल्यू क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कहां से कहां तक होती है वैल्यू, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की देख रहे हैं। जो के है वो के की वैल्यू क्या होती है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक लाई करती है किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है किसी भी मीडियम के लिए, वो कहां से कहां तक लाई करती है, जीरो से बड़ी होती है, लेकिन इनफाइनाइट से कैसी होती है, छोटी होती है। दूसरी बात मैं और बता दूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, जो के की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है केवल एक चीज के लिए, क्या होता है वो, मेटल। यानी आपसे पूछा जाए कि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है इनफाइनाइट। तो इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। के जो होता है क्या होता है, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, पहले हवा आई बाद में एफएम बजा, प्राइम मिनिस्टर और उसका पीए बाद में, तो प्राइम मिनिस्टर पहले पीए उसका बाद में, इसी सबको बोल देते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। देखिए जरा, अब हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी के बीच रिलेशन देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है, आप सभी लोगों ने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जरा गौर से देखना तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज देख रहे हैं, ये जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर। ऐसा ही तो है। आप एक चीज नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, जरा गौर कीजिएगा कि ये जो है परमिटिविटियों का रिलेशन है। ये क्या है, परमिटिविटियों का रिलेशन है, रिलेशन ऑफ क्या, परमिटिविटीज, परमिटिविटीज का क्या है, रिलेशन है। अरे भैया रिलेशन है, इसीलिए तो इसको बोल दिया जाता है क्या, इसको बोल दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। जरा बात समझना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसी को क्या बोल दिया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी हम इस छोटे से पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर। आर जो है वो क्या है, रिलेटिव, और एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछ जाए तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों की ही डेफिनेशन लगभग लगभग सेम है। बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम फोर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फोर्स को डिफाइन नहीं करेंगे। इसको हम क्या कह देंगे कि द रेशियो ऑफ क्या, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड permittivity of medium and permittivity of free space, permittivity of free space, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, देखो जरा, ये सारी की सारी कहानी कि के जो है वो भी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है कि नहीं, और जो आप देख पा रहे होंगे एप्सिलॉन आ रहा है, ये भी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं जो के होगा वो एप्सिलॉन आर के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल। तो हम इन दोनों ही इक्वेशन से या दोनों ही पार्ट से ऐसा भी कह सकते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। बात समझ में आई कि के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा जो है वो रिलेशन है किन के बीच में, रिलेशन बिटवीन
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटीज। परमिटिविटी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं ये जो है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड, ये क्या है, रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, कह सकते हैं कि नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम इससे एक चीज और कह सकते हैं, क्या, कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर है, या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। देखो जरा, आप इक्वेशन में देख पा रहे होंगे क्लियर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू नहीं कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं, देखो जरा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोनों ही इक्वेशंस को आप दिमाग में रखना, क्योंकि इन इक्वेशंस का यूज आगे आने वाले बहुत से टॉपिक्स में होने वाला है, या पूरी की पूरी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर तो इनका यूज होना ही होना है। तो आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन सभी चीजों के बीच में आज क्या देखा, रिलेशन देखा। इनको नोट कर लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बहुत हल्के अंदाज में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब हमें यहाँ पर कुछ परमिटिविटीज या कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के की वैल्यूज याद करनी होंगी। जैसे फॉर एयर या वैक्यूम, हम इसको वैक्यूम भी कह सकते हैं, एयर या वैक्यूम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको और बता दूं, मेन जो इंपॉर्टेंट मेटल के लिए तो आप सभी लोगों ने देख ली, जो मेटल के लिए के की वैल्यू होती है, के जो होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। वाटर के लिए के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है 80, या कहीं कहीं आपको एग्जाम में 80.4 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना इतने में। तो आप इन पूरी की पूरी परमिटिविटीज को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो मेन है वो मैंने यहाँ पर बता दी। पेपर को भी आप थोड़ा याद कर लेना कि पेपर की, क्योंकि एग्जाम में वैसे जब भी आएंगी परमिटिविटीज के बारे में या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, तो उनकी वैल्यूज आपको दे दी जाएगी, नीचे जरूर लिखी होती है, लेकिन फिर भी कुछ है जो आपको याद करना है। जैसे पेपर की कितनी होती है, पेपर की होती है 3.7। मैं पूरी एक बार डिक्टेट किए देता हूं तो आपके दिमाग में बन जाएंगी, आप लोग भी इसको रिवाइज कर लेंगे। एयर की हमने देखी 1 होती है, बैकेलाइट की 4.9 होती है, माइलर की 3.2 होती है, नायलॉन की कितनी होती है, नायलॉन की 3.4 होती है। पेपर अभी हाल मैंने आपको बता दिया, जो पेपर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। पेपर की कितनी होती है, 3.7 होती है। पैराफिन या इम्प्रेग्नेटेड पेपर की कितनी होती है, 3.5 होती है। पॉलीप्रोपलाइन की कितनी होती है, 2.2 होती है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल पोर्सिलीन एक बार और देख लेना, पोर्सिलीन की कितनी होती है, 6 होती है। पायरेक्स ग्लास की कितनी होती है, पायरेक्स ग्लास की होती है 5.6। और जो सबसे ज्यादा होती है, हाँ ये जरूर याद कर लेना, इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरी पूरी डिक्टेट कर दूं, क्या, स्ट्रोंटियम टाइटेनेट जो होता है, इसकी जरूर सबसे हैवी देखने को मिल रही है कि 233 यानी 233 होती है। मेनली वाटर की आप लोगों को याद करना है। तो पूरी की पूरी परमिटिविटीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दी हैं, आप यहाँ पर इनको याद कर सकते हैं। तो चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन जो आर होता है वो क्या होता है, आप सभी लोगों ने देखा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी पीएम अपॉन पीए। पहले कौन आए, प्रधानमंत्री आए, फिर कौन आए, पीए आए उनके। तो ये चीज हम लोगों ने पहले ही देख ली है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए जरा, ये भी हम पूरा का पूरा टॉपिक पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं। के इज इक्वल टू किसके होता है, एप्सिलॉन आर के, और यही किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर
ये तो हमने देख ही लिया। और एक जो मेन है वो पार्ट तो हम लोगों को वैसे भी लर्न हो गया है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो दोनों ही फॉर्मूलेस हम देख सकते हैं क्लियरली। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब हम यहाँ पर 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्योंकि फोर्स की स्टडी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन कभी कभी आपके बोर्ड में, आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसी को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं उन जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फंडामेंटल का मतलब जो बेसिक होते हैं, जो बेसिक फोर्स हैं वो 4 तरीके के हैं। उन 4 तरीके के फोर्सेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए जरा, आप टेबल देख पा रहे होंगे, टेबल में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फोर्स, यानी फोर्स के नाम लिखे होंगे। 4 फोर्स हैं, अब देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, 4 फोर्सेस है। उनका फिर नेचर लिखा हुआ है कि किस तरीके का नेचर होता है और उनका फॉर्मूला। हालांकि आपने 11th में कुछ फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे। उनकी फिर रेंज के बारे में, यानी ये फोर्स कहाँ से कहाँ तक वर्क करते हैं, कितने एरिया से कितने एरिया तक वर्क करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए जरा, हम यहाँ पर पहले फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी हम इनकी पूरा का पूरा नेचर जानेंगे, फिर हम ये जानेंगे कौन सबसे हैवियर होता है, कौन सबसे बड़ा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। आप सभी को पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा किसके बीच में वर्क करता है, मासेस के ही बीच में वर्क करता है। तो हम पहले इसी को देख लेते हैं। अब देखो, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव ही होता है। आप लोगों ने 11th क्लास में जो आपका ग्रेविटेशन वाला पार्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर आपने देखा होगा दो मासेस के बीच में हमेशा, आप बॉल को छोड़ते हैं जमीन पे आती है, कोई भी सैटेलाइट होता है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं या हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करें, सभी अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने देखा होगा सन के बीच में और अर्थ के बीच में, या सन और जितने भी आपके उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स, उन सारे के बीच में फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू, आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और फिर मासेस दोनों ही बॉडी के जिनके बीच में वर्क कर रहा है M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स के ही एनालोगस नजर नहीं आता है आपको। F इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट को K मान ले, फिर क्या Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कुछ कुछ ऐसा ही नहीं है देखने में। हाँ, बस यहाँ पर मासेस हैं, वहां पर चार्जेस है, यहाँ पर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मासेस के बीच में, वहां पर चार्जेस के बीच में, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है, वहां पर भी एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू होती है, इसकी भी कुछ वैल्यू होती है, लेकिन बस एक अंतर है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में, क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्जेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि चार्जेस कैसे हैं, लाइक हैं कि अनलाइक हैं। लेकिन जब भी अगर बात की जाएगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये चीज याद रख लें, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एनडीए का एग्जाम दें, चाहे सीडीएस का एग्जाम दें, चाहे नीट का, नीट में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड मे बी रिपल्सिव इन नेचर। तो देखो जरा, हमने यहाँ पर देखा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। आप सभी लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी वो हमेशा कंजर्व रहता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी अर्थ है और सन है के बीच में जो फोर्स लग रहा है तो वही लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी फोर्स अचानक से चेंज हो, हाँ चेंज होगा भी तो वहां पर सिचुएशंस अलग होगी, अर्थ रहेगी ना रहेगी वो बात की बातें हैं। हम फिलहाल यहाँ पर फिजिक्स को रहने देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब बात हो रही है पहले नंबर पर ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हम इसी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। लॉन्ग रेंज, आप सभी को पता है बिटवीन प्लैनेट्स, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, सबके बीच में वर्क कर, जिनमें भी मास होगा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक दूरी तक वर्क करता है। अब सोचो, अर्थ और सन, इससे बड़ी दूरी क्या हो सकती है, सोचो। लास्ट में अगर प्लूटो, हालांकि अब प्लूटो नहीं माना जाता है, तो अब लास्ट का जो प्लेनेट है हमारा, उसका और सन, गैलेक्सीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, गैलेक्सीज भी एक दूसरे से बंधी हुई हैं, तो क्या हुआ, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की ही एक वजह है। तो ये लॉन्ग रेंज में वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1 मानी जाती है हमेशा।
चलिए देख लेते हैं। अगला चीज़ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फॉर स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर चार्ज रुके हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बात समझना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी उनकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही वर्क करते हैं। और अगर वो जिगजैग मोशन कर रहा है यानी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है चार्ज, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने पहले ही बोल दिया कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो जब भी बात फोर्स की आएगी तो वहां पर न्यूटन सर तो आ ही जाएंगे। एक चीज याद रखना हमेशा कि न्यूटन मतलब फोर्स और फोर्स मतलब न्यूटन। यानी अगर कहीं न्यूटन का जिक्र हो रहा है तो वहां पर फोर्स का जिक्र होगा, और अगर फोर्स का जिक्र हो रहा है तो वहां पर न्यूटन का जिक्र होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज कही गई है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी एप्लीकेबल होता है कि जितना फोर्स ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे लगाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, ये भी लॉन्ग अप टू फ्यू किलोमीटर्स। ये भी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो भी कुछ किलोमीटर्स तक वर्क करता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 10⁻36। आपके ये कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चारों के चारों फंडामेंटल फोर्सेज है, तो इसलिए इनको याद कर लेना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 के समथिंग मानी जाती है, यानी दोनों पे ही इक्वल, तो इसलिए 1 हो जाती है। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो होती है 10⁻36, यानी इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत हैवियर फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। यानी 1 में 10⁻36 का मल्टीप्लाई कर दो, ये सोचो जरा। इसलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया, तो 10⁻36 इसकी स्ट्रेंथ मानी जाती है। अगली बात आती है न्यूक्लियर फोर्स। भैया इस चीज को समझने के लिए तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ ही सकते हैं क्या, कि जो न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं, इसको हम आगे भी डीपली स्टडी करेंगे इसी जस्ट स्लाइड के बाद। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, क्वार्क होते हैं, मैसॉन्स होते हैं, जितने भी होते हैं पार्टिकल्स हम आगे आने वाले स्लाइड्स में यहाँ पर स्टडी करेंगे जस्ट इसी के बाद। लेकिन आप यहाँ पर जान लो न्यूक्लियस आप सभी लोग जानते हैं कितना छोटा होता है। अगर हम एक पेन से कॉपी में छोटा सा पॉइंट रख देते हैं तो उस पॉइंट में भी मिलियन और ट्रिलियंस एटम्स मौजूद होते हैं, और उन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैसॉन, बैट्रॉन, क्वार्क, ये सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं। सोचो उन पार्टिकल्स के जो बीच में फोर्स लगता है वही फोर्स कहलाता है न्यूक्लियर फोर्स। तो आप सोच पा रहे होंगे ये जो फोर्स होगा, और आपने देखा होगा कि एक छोटे से पार्टिकल में से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए कितनी मशक्कत, मशक्कत क्या, आप उन लोगों से तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, आप उन लोगों से का मतलब है विदाउट एनी यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होगा कि उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वही जो फोर्स होता है वही क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उन्हीं को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स बात आ रही है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो एटम्स, जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स वो कैसा होता है, अट्रैक्टिव एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इज नॉट नोन टिल डेट। एक चीज आप लोगों को पता है कि अभी तक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बातें तो होती, लेकिन उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से ये है, तो इनकी डेफिनेट स्टडी या डेफिनेट फॉर्मूला आज तक बनाया नहीं गया है। बस पार्टिकल्स का इन्वेंशन हो गया है कि ऐसे पार्टिकल होते हैं, उनका नामकरण कर दिया गया है कि ये इनका नॉमेनक्लेचर है, लेकिन उनके बारे में आज तक कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ही लिखा गया है कि अट्रैक्टिव तो होते हैं लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन इज नॉट नोन टिल द डेट। दूसरा क्या हुआ, शॉर्ट, बहुत कम रेंज पर वर्क करते हैं, ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज 10⁻15 मीटर। आप समझ पा रहे हैं 10⁻15 मीटर की बात हो रही। अगर हम 1 mm की बात करें तो आपको पता है 1 mm कितना हो जाता है, 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो होता है ना, 10 का डिवाइड कर दो 1 सेंटीमीटर। तो सोचो ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कितनी होती है, मैंने ये लाइन खींच दी, ये जो लाइन है 1 सेंटीमीटर, 1 mm कितना होगा, इतना होगा। अब आप सोचो 1 mm नहीं, यहाँ पर इसको हम कहेंगे 10⁻⁻1। अब सोचो 10⁻⁻15 का जिक्र हो रहा, कितना छोटा होगा, 10⁻⁻1 इतना होता है, बहुत छोटा, इससे भी छोटा। तो सोचो 10⁻⁻15 कितना होगा। तो इस रेंज पर आप स्केल लीजिए, इसमें जो स्केल में जो 1 mm है उसका
कितना छोटा पार्ट है 10⁻⁻15। तो इस रेंज में वर्क करता है और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। आपसे कभी भी पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स क्या है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। और ये इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 10⁻39। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था 10⁻36 और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है 10⁻39। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलो इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगली चीज निकल के आता है बीटा फोर्स, बीटा डिके या वीक फोर्स फॉर प्रोसेस लाइक बीटा डिके। बीटा डिके का मतलब क्या होता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ये चीज आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर कि कोई भी पार्टिकल होता है, जैसे रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनसे क्या होता है, हमेशा रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती हैं वो निकलती रहती हैं और वो अल्फा डिके, बीटा डिके या गामा डिके के फॉर्म में निकलती है। जैसे एक्सरेज होती है, आपने देखा होगा एक्सरेज से पार्टिकल्स निकलते हैं। आपने देखा होगा जब भी आयरन को रख देते हैं तो धीमे 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 रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग के बाद वो आयरन का जो पीस होता है वो धीमे धीमे क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसा ही क्या होता है, बीटा डिके होता है, ये वीक फोर्स है फॉर प्रोसेसेस लाइक बीटा डिके की बात हो रही। एट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, दोनों ही तरीके का हो सकता है। फॉर्मूला नॉट नोन, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स है, इसलिए इनके फॉर्मूले अभी तक इन्वेंटेड नहीं किए जा सके। ये भी बहुत शॉर्ट रेंज पे वर्क करता है, लेस देन एंड अप टू 10⁻⁻15। मैंने पहले ही कह दिया कि जो बीटा डिके होते हैं, जो पार्टिकल्स का जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं जो एटॉमिक रिएक्टर्स वगैरह में यूज होते हैं, तो उनसे क्या होता है, पार्टिकल्स का डिके होता रहता है। और ये क्या है, न्यूक्लियस से ही पार्टिकल डिके होते हैं किसी भी एटम के। तो इसलिए इनकी जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है या जो शॉर्टर लेंथ है, वो कितनी है 10⁻⁻15, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज लगभग लगभग 10⁻10 11 12 के समथिंग होता है। तो क्या हो जाता है, इसी रेंज पर वर्क करते हैं। और ये भी देख लो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फोर्स तो छोटा ही है, तो 10⁻24। तो आप एक चीज अगर देखें तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जो हम इनकी अगर काउंटिंग करें कि सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है, तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ में आ गई। अगर हम इनको नंबरिंग दें तो पहले नंबर पर जो है वो न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रहा है, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, फिर तीसरे नंबर पर बीटा डिके या वीक फोर्स है, और चौथे नंबर पर यानी सबसे जो वीक फोर्स है, जो सबसे क्या है, कमजोर जो फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो आप यहाँ से नंबरिंग भी देख सकते हैं और आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किए भी देता हूँ। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। देखो जरा यहाँ पर ये स्लाइड में हम देख लेते हैं क्या है। आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस और इंटरेक्शन इन नेचर। क्या सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमने पता है स्ट्रॉन्गेस्ट, और इसके बाद ये पूरा का पूरा नीचे डेक्लाइन ऑर्डर दिखाया जा रहा है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये इसकी स्ट्रेंथ आप सभी लोगों को पता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी 10⁻39। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी थी आप सभी को पता है, बताइए जरा 10⁻36। और वीक न्यूक्लियर फोर्स की कितनी थी आप लोगों को पता है 10⁻26 और 24 के अराउंड, और इसकी कितनी हो जाती है 1। तो आप लोग यहाँ पर इस तरीके से इनकी पूरा का पूरा सिस्टम देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम पीछे छोड़ के आए, चलो इसके बारे में और स्टडी कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब बात हो रही थी तो सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज जो होते हैं वहां पर देखो आप, ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे प्लैनेट्स हैं, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के ही अराउंड। तो ये इनके बीच में जो वर्क कर रहा है फोर्स, वो भी ग्रेविटी फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स। आप देख पा रहे होंगे पेड़ में, ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है पढ़ रही है यहाँ पर। तो आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ाई में अपना मन लगाइए, क्योंकि पढ़ाई ही वो चीज़ है जो आपको वो सारी चीज़ें हासिल करवा सकती हैं जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, जो आप अपनों के लिए देख रहे हैं, जो अपने लिए देख रहे हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ में, क्योंकि किताब ही या ज्ञान ही सच्चा साथी होता है जीवन का, और कुछ नहीं। चलिए देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये न्यूटन का एक्सपेरिमेंट हमें समझ में आ रहा है, वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया, क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगली चीज ये, तो हमने यहाँ पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान लिया, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिलहाल न्यूक्लियस के बारे में मेनली समझ लेते हैं कि जो मैंने आपसे अभी हाल कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, उसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रोटॉन की स्टडी तो हम लोग जानते हैं, प्रोटॉन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जैसे ये ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ से देखो उठा के दिखाया गया है प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या है न्यूट्रॉन। अब देखो जरा, जो
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किससे मिलकर के बनते हैं? प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं। अब मैं आपको क्वार्क के बारे में बता दूं, जो क्वार्क होता है कहीं ना कहीं क्वार्क के बारे में हम आगे पढ़ देंगे। जो क्वार्क होता है उस पे वो इलेक्ट्रॉन से बहुत छोटा पार्ट होता है, तो हम उसको प्लस माइनस 1/3 या 2/3 मतलब अब आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, तो उससे भी कितना ज़्यादा छोटा पार्ट है, 1/3 का उसमें मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3 से और डिवाइड कर देंगे ई की वैल्यू में, इसमें 3 से और इसमें क्या हो रहा है 2/3। तो क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है। क्वार्क भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं। और क्वार्क का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, देखो क्वार्क को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। प्रोटॉन के अंदर क्या हो जाता है, अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। एक चीज याद रखना, प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क, अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। और न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन के अंदर दो डाउन क्वार्क होते हैं और एक केवल अप क्वार्क होता है। उसके बाद अलावा क्या होते हैं, पार्टिकल्स और भी छोटे छोटे होते हैं, ग्लूकॉन्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, मेसॉन्स होते हैं, बैरियॉन्स होते हैं। ये न्यूक्लियाई की बात हो रही है। तो इस न्यूक्लियाई के अंदर इतने सारे सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो आपसे कभी कोई पूछे कि न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, आप अगर अपने स्टैंडर्ड स्टडी के हिसाब से बोलेंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब भी आप न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जाएंगे तो डीप अगर स्टडी करेंगे तो वहां पर आप ये सारी बातें बता सकते हैं कि क्वार्क होता है, मेसॉन्स होता है, बैरियॉन्स होता है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन किस तरीके से बनता है, दो डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क। एक चीज याद रखनी है, प्रोटॉन किस तरीके से बनता है, प्रोटॉन में दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। तो इस तरीके से और भी देख लो, एंटी न्यूट्रॉन भी होता है, ई इलेक्ट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन पहले ही बता चुका हूं मैं, अप क्वार्क डाउन क्वार्क, न्यूट्रॉन दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क। फोर्स लगता है, कैरियर पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब लोग जानते हैं। बोसॉन्स WZ, तो न्यूट्रॉन डिके, बीटा डिके, न्यूट्रिनो इंटरेक्शन, बर्निंग सन, तो इन सभी में क्या होता है, बीटा डिके या बोसॉन्स पार्टिकल्स निकलते हैं। किसमें, न्यूट्रॉन डिके। जब न्यूट्रॉन का डिके होता है यानी न्यूट्रॉन भी डिके हो जाता है। हम आगे आने वाले जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे यहाँ पर आगे बढ़ के इसी 12th में, तो हम वहाँ पर इसकी स्टडी करेंगे। तो बोसॉन्स, न्यूट्रॉन डिके, बीटा डिके, अभी हाल हमने बात की थी, न्यूट्रिनो इंटरेक्शन, बर्निंग ऑफ सन। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बस आपको इतना ही याद रखना था। मैंने आपको केवल बेसिक आउटलाइन इसलिए बता दी ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाएं। चलिए देखिए, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्वार्क को थोड़ा सा डिफाइन भी कर दिया है कि इन न्यू थ्योरीज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को डिफाइन करने के लिए क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं विच कैरी चार्जेस +1/3e और +2/3e। मैंने पहले ही बता दिया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिफाइन करने के लिए। मैटर फ्रॉम मॉलिक्यूल टू क्वार्क, यानी मॉलिक्यूल से क्वार्क तक का जो सफर होता है वो किस तरीके से होता है आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है या मैटर है, मैटर में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर छोटा कौन होता है, एटम। देखो जरा, मैटर, मैटर के बाद क्या, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम, एटम के अंदर क्या होते हैं आप सभी को पता है, एटम का ये स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो देखो एटम के भी अंदर यानी छोटा पार्ट न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन एन और प्रोटॉन पॉजिटिव, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किस तरीके से बनता है अब आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि दो अपक्वार्क होते हैं, ये भी क्या है, अपक्वार्क है, और एक क्या होता है, डाउन क्वार्क। और जब भी बात आती है न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, दो डाउन क्वार्क होते हैं और एक अपक्वार्क होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। आई थिंक आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और पूरे लेक्चर को अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि ट्रिकी फॉर्म में यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश की हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ताकि हमारा वीडियो और ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। चलिए आप लोग अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। धन्यवाद।